सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी यारा। साथियों, यह सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा 27 नवंबर से 3 तारीख तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से हमने क्या किया है कि साइंस का क्वेश्चन जो है अलग हमने निकाल कर रखा और उसका पीडीएफ जो है हमने बनाया। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है। इससे आपको ये पता चलेगा कि साइंस से किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दूसरी बात, आप लोग लगातार जो है एनालिसिस करते रहिए, चाहे आप किसी का भी वीडियो करिए लेकिन एनालिसिस करते रहिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि टॉपिक कहाँ से क्लियर करें। ठीक है। दूसरी बात साथियों, वीडियो जो है बहुत लंबा होने वाला है, लगभग 1 घंटा का वीडियो भी बनेगा। तो आप लोग क्या करिएगा कि 1.5x पर जो है वीडियो को देखिएगा या फिर 2x पर, आपकी अपने क्षमता अनुसार। ठीक है। दूसरी बात, आप लोग साथियों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेहनत लगता है पीडीएफ बनाने में टीमों के द्वारा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा था, शैवाल में यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस इसमें जल मिलाया जाता है तो मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है। जहां इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब अधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस में जल मिलाया जाता है तो आपको याद रखना है यूट्यूब फिशन बनता है, यानी शैवाल प्रशुषण होता है। ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट कर दिया है। जैसे ये 27 नवंबर का भी पूछा था और ये जो है 2 नवंबर को भी ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, एनालिसिस लगातार करते रहिएगा जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, नेफ्थलीन के जलन पर किस रंग का ज्वाला उत्पन्न होती है। जहां पर आपको इस तरह से 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पहले आप विश्लेषण समझ लीजिए इसका, थोड़ा ये बहुत फैक्ट्स अच्छा है। देखिए, नेफ्थलीन एक एरोमेटिक यौगिक है। कैसा है? एरोमेटिक, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। अब याद रखिए कि कार्बन की मात्रा इसमें अधिक होती है। इसमें जलने पर अपूर्ण दहन होता है, यानी इनकम्प्लीट कन्फ्यूजन होता है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अपूर्ण दहन से कार्बन कण यानी कालिक जो बनते हैं, जो ज्वाला को पीला और धुएंधार बना देता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पीला और धुएंधार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, जो दहन होने पर अपूर्ण दहन होता है। ठीक है, कालिक बनते हैं, इसलिए पीला और धुएंधार बनता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या आपके लिए पॉइंट है। ठीक है। अब देखिए, नेफ्थलीन में पीले रंग के लौह के कारण जो है ठीक है, ये थोड़ा अधूरा लाइन हो गया, इसको हम रिपीट करते हैं। देखिए, नेफ्थलीन एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है। कैसा कार्बन है? हाइड्रोकार्बन है, जिसका रासायनिक सूत्र आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, C10H जो है 8 होता है। ठीक है, याद रहेगा। यह जो जलने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में जो है के उच्च अनुपात के कारण अजलीय कार्बन कणों का उत्पादन होता है। पहले आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में याद रखना है ये वाला। ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त क्या है? तो संतृप्त देखिए, अगर ये यदि शब्द जो मेंशन हुआ है तो संतृप्त को आप लोग एक बार यूट्यूब से देख लीजिएगा किसी भी टीचर का, या और एक बार असंतृप्त का देख लीजिएगा। ठीक है। ये में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, असंतृप्त में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है। थोड़ा मैं आपको नॉलेज देता हूँ इसके बारे में। इसके अलावा ध्यान देना है, जो मैंने बताया था कि जो अधजनी कार्बन के कण उपस्थित होते हैं उनके कारण पीला रंग दिखाई देता है। ठीक है। तो उसके बाद कपूर एक अन्य यौगिक है जो जलने पर पीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है। ठीक है। एक तो नेफ्थलीन हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा कपूर। ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं, पदार्थ हैं, जो जलने पर क्या करता है? पीला रंग उत्पन्न करता है। ठीक है। उसके अलावा देखिए, नेफ्थलीन के लिए गलनांक अगर पूछ दे तो आप लोग याद रखिए, इसका गलनांक होता है 81 डिग्री, और क्वथनांक पूछ देगा तो 218 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अम्लीय और क्षारकीय विलयन के नेफ्थलीन का रंग क्रमशः रंगहीन और गुलाबी होता है। क्या कह रहा है? इसका मतलब क्या है? तो देखिए क्या कह रहा है कि अम्लीय और क्षारीय दो का जो है विलयन का मेंशन हुआ है। इसमें नेफ्थलीन का रंग पूछ रहा है कैसा है। तो देखिए, नेफ्थलीन का अम्लीय में रंग रंगहीन होता है, और वही कह रहा है क्षारकीय में नेफ्थलीन का रंग कैसा होता है। तो याद रखिए, क्षारकीय में नेफ्थलीन का रंग जो होता है गुलाबी होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ पर मेंशन किया है कि प्राकृतिक गैस को जलाने से उत्पन्न ज्वाला का रंग क्या होता है? नीला। याद रखिए, प्राकृतिक गैस को जलाने पर जो ज्वाला उत्पन्न होता है उसका रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। और इसका आंसर आपको मालूम चला कि क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पीला। ठीक है, पीला और धुएंधार कालिक युक्त। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, कह रहा था कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति एक न्यूमेरिकल है।
ठीक है, और न्यूटन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले तरंग का वर्त कितना होगा, यानी टाइम पीरियड पूछा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, और एफ का मान आपको यहाँ 50 हर्ट्ज दिए तो 1/50। ठीक है, अब इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.02 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कितने में दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन में दिया गया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है, विच टिश्यू इन प्लांट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। जहां पर इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को भी मिल जाएंगे। पहले ऑप्शन में हो सकता है जाइलम दे, लेकिन ऑप्शन नहीं ध्यान देना, अब देखना कि जाइलम का क्या कार्य है। ठीक है, यही तो सवाल है, यही से तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑप्शन से आपके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, पैरेन्काइमा क्या है, कोलेन्काइमा क्या है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उससे आपको कर लेना है। देखिए, इसका आंसर वैसे तो इसका कोलेन्काइमा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कैसे, तो आप लोग देखिए, और जो ऑप्शन दिए गए उसका भी विश्लेषण करेंगे हम लोग। देखिए क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पत्तियों के मेसोफिल ऊतक में होता है। आपको पता है कि पत्तियों में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। ओके, जो पैरेन्काइमा ऊतक का ही एक विशेष प्रकार है। ये किसका भाग है, पैरेन्काइमा का एक भाग है। ठीक है, पैरेन्काइमा का पत्तियों में जो होता है प्रकाश संश्लेषण होता है, ये पैरेन्काइमा का ऊतक का एक विशेष प्रकार होता है। ओके, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए, पैरेन्काइमा जो होता है जो कि पत्तियों में स्थित होता है, तो पैरेन्काइमा कोशिकाओं में हरित लौक पाए जाते हैं। और पैरेन्काइमा में क्या पाए जाते हैं, हरित लौक। और हरित लौक क्या कार्य है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करता है कि नहीं। तो आपका देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसका आंसर हालांकि पैरेन्काइमा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये पत्तियों में पाया जाता है, और इस पैरेन्काइमा में जो हरित लौक पाया जाता है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये आपका आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर हो जाएगा। सॉरी, मैंने डी बताया था, लेकिन आंसर इसका बी होगा। अब देखते हैं जाइलम, फ्लोएम और कोलेन्काइमा क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, आते हैं हम लोग उसी पर। यहाँ पर देखिए, जाइलम का क्या है, जो खनिज, देखिए भोजन बनाने के लिए खनिज, लवण, जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये कहाँ से पाए जाते हैं, ये जड़ में पाए जाते हैं, पौधों के पेड़ पौधों के जड़ में पाए जाते हैं। और ये जाइलम क्या करता है, वहां से लाने का काम करता है, और विभिन्न डालियों में, शाखाओं में देने का काम करता है। तो ये परिवहन का काम करेगा खनिज लवण का जाइलम। ठीक है, और उसके बाद फ्लोएम, ये भोजन का परिवहन करता है, सभी शाखाओं को विभाजित करता है, वितरण करता है। ठीक है, उसके बाद आता है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या करता है, ये आंतरिक सहारा देता है, न कि प्रकाश संश्लेषण। इसलिए इसका आंसर कोलेन्काइमा नहीं होगा, इसका पैरेन्काइमा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि इन रिएक्टिव सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिडल मॉडरेटली रिएक्शन एलिमेंट। यानी कह रहा है कि क्रियाशील श्रेणी में निम्नलिखित में से मध्यम स्थान पर आने वाली तत्व कौन सा है। जहां पर इस तरीके से आपको भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यही तो ऑप्शन दिया था रेलवे के द्वारा। तो देखिए, देखिए क्या होता है कि देखिए, याद रखिएगा, जो मध्यस्थक का काम करता है ना, यानी मीडिएटर का जो काम करता है वो होता है पीबी सीसा। ठीक है, मैं ठीक से हिंदी में बता रहा हूँ, सीसा, और उसके बाद जस्ता आ जाएगा। ठीक है, और लोहा आ जाएगा। अगर 3 ऑप्शन ये आपको कहीं भी दिखाई दे, तीनों में से कोई भी ऑप्शन दिखाई दे और पूछे कि मीडिएटर का काम कौन करता है, तो आप लोग इन तीनों में से किसी को भी टिक लगा सकते हैं। और आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आपके ऑप्शन सी में दिया गया था लोहा, यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आपको गूगल पर या यूट्यूब पर जाकर ढूंढना है, और उसके बाद एग्जाम में आपको जाना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है। जहां पर इस तरीके से जो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा आप लोग समझिए। देखिए, कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है। सबसे पहले आपको यह याद रखना है, कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग जो होता है नीले रंग का होता है। जब इसमें जिंक डाला जाता है तो जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण जो होता है विस्थापित अभिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ZnCuSO4 यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए क्या हुआ कि Zn अपन जगह पर है, लेकिन SO4 जो है ना, SO4 इसके साथ जुड़ गया और विस्थापित कौन हो गया, तो विस्थापित हो गया Cu। ठीक है, तो यही तो ऊपर कह रहा था कि ये विस्थापित हो जाता है। तो जिंक कॉपर को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं जिंक सल्फेट बना लेता है। यहाँ जिंक सल्फेट बना लिया, जैसे कि आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, बना लेता है, जो रंगहीन होता है और इसका कोई भी कलर नहीं होता है। हमारा आंसर तो मिल गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, आगे आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं।
अब देखिए, इसलिए बिलियन का रंग नीले रंग से रंगहीन हो जाता है। कैसा? नीले रंग से जो होता है रंगहीन हो जाता है, तनी में लाल भूरे के ऊपर जम जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये रंगहीन होता है। ऊपर दिया है क्या रंगहीन? हाँ देखिए यहाँ पर दिया है नीले रंग का रंगहीन दिया है। क्या कॉपर सल्फेट का रंग कैसे होता है? नीला होता है, और उसके बाद रिएक्शन करने के बाद जिंक सल्फेट जो बनाता है तो उसका कोई कलर नहीं होता है और रंगहीन हो जाता है। ठीक है, तो आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, नासा के ऊपर का डेटा का उपयोग करके, ठीक है, किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि हिमालय की बर्फ पर किसके उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट उनके लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। स्टडीज यूजिंग नासा सैटेलाइट डाटा हैव शोड दैट emissions of which pollutant are significantly affective हिमालय स्नो। यानी कह रहा है कि नासा के ऊपर का जो होता है डेटा का उपयोग करके करके किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि हिमालय के बर्फ की किसके उत्सर्जन का महत्वपूर्ण जो है प्रभाव पड़ रहा है। जहां आपको इस तरीके से जो है ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर है ब्लैक कार्बन, यानी काली से जो है उसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें ग्लेशियर के पिघलने की दर जो है तेजी से हो गई है। ठीक है, और इसीलिए जो आपको बाढ़ वगैरह देखने को मिल रहा है, जिसके कारण भी देखने को मिल रहा है, ये भी एक उसका फैक्ट्स है। उसके बाद पूछा गया था निम्नलिखित में से किस यौगिक में ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, जहां पर आपको इस तरीके से जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए ROH में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। एल्कोहल में ऑक्सीजन होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कीटोन में कार्बोनिक समूह होता है, यानी डबल बॉन्ड, ठीक है, के रूप में ऑक्सीजन होता है। किसके रूप में होता है? कार्बोनिल समूह, कार्बनिक समूह के रूप में जो है ऑक्सीजन होता है। किसमें? कीटोन में। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखिए RCOR, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो है सूत्र क्या होता है? ROCOH, ये इसका फॉर्मूला, इसे याद रखिए। फॉर्मूला ये नहीं, इसके कुछ अलग नाम है। ठीक है, इसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, जबकि एल्केन केवल कार्बन यानी C हाइड्रोजन H से बने होते हैं। इसमें ऑक्सीजन का कोई परमाणु नहीं होता। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था। ठीक है, या निम्नलिखित में किस यौगिक में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एल्केन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाय विच प्रोसेस डज द पी प्लांट क्लाइंब और कोइल अराउंड अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट। यानी मटर का पौधा किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा सहारे के लिए जो है अन्य पौधों के चारों ओर चढ़ता और लिपटता है। जहां पर इस तरीके से आपको भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि आरआरबी में सेम टू सेम यही ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, तो ये जो होता है थिग्मोटॉपिज्म कहलाता है, अस्पर्शनुवर्तन कहलाता है यह प्रक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है इसमें समझिए, और जो ऑप्शन जो दिए गए हैं इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे बारी बारी से। तो ठीक है, पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए मटर में क्या होता है, मटर में पौधे में मटर के जो पौधे होते हैं उसमें लताएं होती है। ठीक है, टेंड्रिल्स होता है। जब ये लताएं किसी सहारे जैसे कि डंडे अन्य पौधे के स्पर्श में आती है तो क्या होता है समझिए, तो उसके चारों ओर जो है मुड़ने और लिपटने लगती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ये क्या होता है, लौकी या कोहरे के थी पौधों में सहारे किसी डंडे के सहारे में आता है तो उसके चारों तरफ लिपटने लगता है, चढ़ने लगता है। तो ठीक है, इससे उत्तेजना स्पर्श होती है और इसलिए यह प्रक्रिया थिग्मोटॉपिज्म यानी स्पर्शानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं जो ऑप्शन दिया गया था उसके बारे में, उसका क्या कार्य है, उससे भी तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना सर, है। हाँ ठीक है, पूछे जा सकते हैं। देखिए एक था फोटोट्रोपिज्म, ये क्या कहता है, प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। उसके बाद था हाइड्रोट्रोफिज्म, ये क्या कहता है, जल की ओर वृद्धि करता है। उसके बाद जियोट्रोफिज्म था, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वृद्धि करता है। और ये तीनों आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पूछा गया था ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने मुख्य रूप से किस विषय के बारे में बताया था। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल मेनली एक्सप्लेन विच सब्जेक्ट, किसके बारे में बताया था। जहां पर आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला था हो सकता है मिल जाए उत्क्रांति अनुवांशिक, ऑप्शन हो सकता है बदल दे। ठीक है,
तो देखिए इन्हें जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है, यानी अनुवांशिक का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। यहाँ पर समझिए इसके बारे में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछने को मिल सकते हैं, ठीक है, मतलब देखने को मिल सकते हैं। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, वैसे तो इनको अनुवांशिक का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। किस पे? याद रखिएगा, मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। यह बताया कि लक्षण माता पिता के संतानों में से जो है स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होता है। उसके बाद मेंडल ने अनुवांशिक के बारे में 3 नियम दिए थे। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, उसके बाद दिया था, यानी वियोजन का नाम हिंदी में भी याद रखिएगा। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन्होंने नियम दिए थे, यही स्वतंत्रता वर्गीकरण का नियम दिया था। और मुख्य पॉइंट क्या है कि ये सभी सिद्धांत जो है अनुवांशिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, किसके अंतर्गत? जेनेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से अनुवांशिक के लिए बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए फार्मूला से क्वेश्चन पूछे गए थे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या था? देखिए क्या था, तो ये कहीं ना कहीं आप हम यहाँ पर ध्यान दें, ये कहीं ना कहीं गति के समीकरण से रिलेटेड है। सिर्फ क्या अंतर है, यहाँ पर जी की जगह पर ए की जगह पर जी कर दिया गया। गति का समीकरण क्या होता है? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जो है एटी स्क्वायर होता है। यही होता है गति के समीकरण। जो जितने भी गति के समीकरण है आपको सब याद रखना है, और इसमें 4 से 5 आपको न्यूमेरिकल बनाना है, ठीक है, जिससे आपको एक आदत बन जाए न्यूमेरिकल बनाने का। और इस पे देखिए अब जीटी क्यों लगाया, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण है, यानी पृथ्वी इसको खींच रहा है। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए कह रहा है कि एक गेंद को सीधा ऊपर की ओर 10 मीटर सेकंड की प्रारंभिक वेग u से फेंका गया है, ठीक है, ऊपर फेंक रहा है। गेंद 2 सेकंड बाद कितनी ऊंचाई पर होगी, आपको ऊंचाई पूछ रहा है। तो आपको जी का मान दे दिया है, मीटर पर यानी वेग का मान दे दिया है, ठीक है, समय का मान दे दिया है। तो आपको निकालना क्या है, बस आप इस पे फॉर्मूले पर रखिए और बना लीजिए। अब बताइए इसका आंसर कितना होगा। बीच में आपका वेग फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन तीसरे गति के नियम का उदाहरण है? जहां आपको इस तरीके से जो है ये सारे देखिए क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सब रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी ये 3-4 बार क्वेश्चन जो है पूछ चुका है, ठीक है, जहां आपको इस तरीके जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में दिया था बंदूक से गोली की चलना, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है इसमें समझिएगा, इससे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको समझ लेना है कि न्यूटन की तीसरा गति का नियम होता क्या है। तो अभी ये कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विविध प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। अब जो मैंने आंसर बताया था बंदूक, तो उसके बारे में समझिए कैसे हो सकता है आंसर। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर गति करती है, तो ये क्रिया होता है। वही जब बंदूक झटका पीछे की ओर मारता है तो वो प्रतिक्रिया होता है। ये दोनों बल समान और जो है विपरीत मात्रा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए आंसर इसका न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नियम मतलब पूछ चुका है न्यूटन के, तो पहला दूसरा भी याद रखिएगा। पहला नियम को हम लोग जत्व का नियम कहते हैं। ये कहता है कि प्रत्येक पिंड तब तक एक समान विरामावस्था में या गति करता रहता है या एक समान गति में रहता है जब तक उससे बाह्य बल ना लगे, ठीक है। ये इसका छोटा सा एक उदाहरण था, मतलब परिभाषा था। दूसरा नियम क्या कहता है, तो ये इसे याद रखिए संवेग का नियम कहते हैं, और इससे एक फॉर्मूला निकलता है बल का, ये बराबर ए में, तो ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कहता है कि किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के और बल की दिशा में होती है। इसे गणितीय रूप में ए बराबर एम ए के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ ए बल है, द्रव्यमान एम है, और ए क्या है, त्वरण है। तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला आपको P गुना टी हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P गुना टी। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर अगर आपसे हो सकते है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछे तो आप लोग याद रखिए इसका एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक पूछे तो वाट होता है, और समय का सेकंड होता है, और इसका बीमित सूत्र भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच ऑर्गेनेल डज एटीपी सिंथेसिस टेक प्लेस, यानी एटीपी के संश्लेषण या निर्माण किस कोशिकीय अंगक में होता है, किसका, एटीपी का। जहां आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, थोड़ा इसके बारे में तो आप लोग जान लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछे तो आप लोग छूटे नहीं।
सबसे पहले आपको एटीपी के फुल फॉर्म याद रखना है। इसका एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये कोशिका के ऊर्जा का मुद्रा का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, किसका? तो कोशिका का। ठीक है, इसके बाद एटीपी का अधिकांश निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, उसके बाद विशेषकर इसकी आंतरिक झिल्ली पर होती है। ठीक है, इनर जो होता है ना उसमें। उसके बाद देखिए पूछ सकता है कि कोशिका श्वसन की प्रक्रिया जो होती है उसके दौरान एटीपी का संश्लेषण होता है। कैसे होता है? कोशिका श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो होता है एटीपी का संश्लेषण होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो है पावर हाउस द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें एटीपी संश्लेषण का मुख्य स्थल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि विच प्लांट हैज लीव्स विथ बर्ड्स ऑफ देम ऑन देम। इस पौधे की पत्तियों पर कलियां पाई जाती है, जहां आपको पीपल, उसके ब्रायोफिलम, आम, नील ये सब दिए गए थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में जान लीजिए, हो सकता है फैक्ट्स इससे पूछ दे। देखिए ब्रायोफिलम पौधे की पत्तियों के किनारे पर कलियां बनती है। ये कलियां बढ़कर नए छोटे पौधों में बदल जाते हैं और यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी वानस्पतिक जनन का एक उदाहरण है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अन्य पौधों की पत्तियों पर इस प्रकार की कलियां नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 15 वोल्ट एंड द चार्ज इज 5 कूलम, व्हाट विल बी द वर्क। ठीक है, वर्क आपको बताना है। आपको दे दिया है वोल्ट दे दिया है, उसके बाद आवेश दे दिया है, तो कार्य हमें बताना है। तो देखिए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला होता है W=V मल्टीप्लाई क्यू। यही होता है। V का मान दिया 15 और Q का मान दिया 5। 15 पर 75 जूल, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि कार्य का जूल होता है। ठीक है, तब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा, इसका फॉर्मूला पूछा था। तो देखिए फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। ठीक है, क्या होता है? mgh, जहाँ m क्या द्रव्यमान है, g क्या गुरुत्वीय त्वरण है और h क्या हाइट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर पूछ दे क्या गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी पूछे, तो आप लोग ये भी याद रखिए काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², जहाँ m द्रव्यमान और v वेग है। ठीक है, तो वेग का वर्ग कर दीजिएगा तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज नॉट रिलेटेड टू गैसेस। जहाँ आपको बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम और जो है ओम का नियम दिया था। तो देखिए ये तीन ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए, बी एंड सी, ये तीनों ऑप्शन जो है गैस से रिलेटेड होता है। लेकिन आपको ओम का नियम देखे होंगे, ये विद्युत धारा से जो है रिलेटेड होता है। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है बॉयल्स लॉ गैस के दाब और आयतन से संबंधित होता है। चार्ल्स लॉ, ये आपको याद रखना है, ये जो है किससे रिलेटेड होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि पूछा नहीं है 3 तारीख तक। ठीक है, लेकिन याद रखना है आपको, गैस के आयतन तापमान से संबंधित होता है चार्ल्स लॉ। और एवोगाड्रो का नियम जो होता है, ये हो सकता है, मुझे लगता है ये अलग पूछ सकता है। ये गैस के आयतन और अणुओं की संख्या से संबंधित होता है। ठीक है, लेकिन ओम लॉ विद्युत धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध से संबंधित है, लेकिन ये गैस से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आंसर इसका ओम का नियम हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछेगा आपके जब एग्जाम होगा, कोशिका एक अत्यंत व्यवस्थित और जटिल संरचना है और इसमें सब कुछ अनियंत्रित रूप से अंदर क्यों नहीं आता है। देखिए इसका जवाब क्या होगा। जहां पर आपको इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाए, कोशिका का नाभिक नहीं होता है, कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है, कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है, कोशिका का आकार बहुत छोटा होता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से होती है। ठीक है, कैसे? देखिए समझिए यहाँ पर कैसे होती है ये। देखिए समझिए कि कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है, जो बाहरी आप लोग वातावरण उसके देखते हैं, त्वचा उसकी देखते हैं, तो उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली चयनात्मक परागम होती है। चयनात्मक परागम झिल्ली का अर्थ है कि चीजों को चूज करती है और तब उसको चिन्ह पहचान कर अंदर या बाहर जाने देती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है ना कि कौन सा पदार्थ अंदर रहेगा, कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा, ये कौन चूज करता है? ये कोशिका झिल्ली चूज करती है। ठीक है,
जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूं तो O2, CO2, पानी, पोषक तत्व, इन सब चीजों को जो है चुन करके नियंत्रित रूप से अंदर या बाहर जाने देती है। ठीक है, उसको डर रहता है कौन हानिकारक है, कौन आवश्यक पदार्थ है, कौन आवश्यक पदार्थ है, ये सब चिनते हुए वो अंदर या बाहर की ओर जाने देती है, प्रवेश करने देती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चादर पैगाम झिल्ली होती है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था, इन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर प्लस 40 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। यदि अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच 40 सेंटीमीटर, तो ध्रुव और फोकस के बीच कितनी दूरी होगी। ठीक है, तो आप लोग देखिए, जहां आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र से आप लोग आइएगा तो देखिए, दर्पण का सूत्र नहीं, लेंस का तो होता है क्या, भी यू बटे भी होता है ना, यू बटे भी होता है, जहाँ यू जो होता है इमेज डिस्टेंस और जो होता है ये प्रतिबिंब डिस्टेंस होता है, यही होता है, और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखिए आप लोग यहाँ पर जो दिया है उसका मान रख लीजिएगा। ये देखिए बीच की दूरी, किसका बीच की दूरी, वक्रता के अंदर इसके बीच का दूरी दिया है, और इस पर आप लोग मान रखकर उसका आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है चीता स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड accelerates at 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड्स, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी। तो गति के प्रथम समीकरण क्या कहता है, u प्लस v बराबर u प्लस ए टी, ये कहता है u प्लस ए टी। इस पर आप लोग गति के प्रथम समीकरण पर रख लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि निकालना है हमें वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सूत्र को लिख लेंगे, u प्लस ए टी। यू का मान दिया है, हाँ मैं दिया है, यू का मान 220 पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो यू हम लिखेंगे 2 प्लस ए का मान दिया है, ए 10, सॉरी ये 10 नहीं, मतलब 9.8 होता है, 9.8 गुने 10 से 10, यहाँ पे 10 कर लेंगे और अंतिम निकल कर वेग आ जाएगा। सॉरी 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 मैंने आपको गलती बताया, देखिए होता है v बराबर u प्लस ए टी, सॉरी मैंने गलती बताया, उसके लिए खेद है। देखिए एक चीता विराम अवस्था में चल रहा है, विराम अवस्था में चल रहा है यानी उसका जो है प्रारंभिक योग अभी क्या है, 0 है। उसके बाद 2 मीटर पर सेकंड उसका 10 से वो भाग रहा है। ठीक है, त्वरण है तो ये त्वरण आपको 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा, समय दिया 10 सेकंड का, 10 से 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसका देखिए दिया था क्वेश्चन, काला अजार रोग किसके कारण होता है, काला अजार रोग किसके कारण होता है, जहाँ पे इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए काला अजार को जो है विसरल लेशमेनियासिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद यह रोग जो होता है लेशमेनिया डिनोवनी नामक प्रोटोजोआ परजीवी कारण होता है। ठीक है, यह परजीवी मादा सैंड फ्लाई के काटने से मानव शरीर में प्रवेश करता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली से किस तरफ स्थित है, तो देखिए इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को अंदर बाहर नीचे ऊपर देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा, बाहर की ओर स्थित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग फैक्ट्स में समझ सकते हैं, कोशिका भित्ति पौधों बैक्टीरिया और फफूंद की कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, यह प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होती है। ठीक है, उसके बाद कोशिका भित्ति कोशिका को आकृति प्रदान करती है और संरक्षा देती है, यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है। ये आपको फैक्ट्स याद रख रहे हैं। इसके अलावा आपको समझना है कि इसके अलावा आपको समझना है कि पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है, लेकिन इस ग्रुप डी में भी नहीं पूछा है, लेकिन किसी एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि पशुओं में कोशिका भित्ति होती है नहीं होती है, तो ये नहीं होता है, केवल प्लाज्मा झिल्ली होता है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक कोशिका जीव में यदि प्रजनन के समय 2 खंडों में विभाजित होकर जन्म करता है, तो इस प्रकार के जन्म को क्या कहते हैं। जहां ऐसे आपको जो है ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, बहुविभाजन, द्विविभाजन यानी बाइनरी फिक्शन, क्या होता है, खंडन होता है, मुकुलन होता है। तो देखिए इसमें होता है द्विविभाजन, यानी एक ही जीव जो अपने समान आकार के 2 जो है अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए द्विविभाजन में एक कोशिका जीव अपनी एक कोशिका
कोशिका को दो समान हिस्सों में या दो भागों में बांट देता है। इसमें दो नए जीव बनते हैं जो मूल जीव के समान होते हैं। यह एक अलैंगिक जन्म होता है, यानी किसी भी इसमें दूसरे जनक का आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसका उदाहरण की बात करें तो हम आ जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये अलैंगिक जन्म के उदाहरण है। इसलिए जब एक कोशिका जीव दो खंडों में विभाजित होकर प्रजनन करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये पहले आपको क्या करना, क्वेश्चन को ठीक से समझ लेना है। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। ये काफी जो है आपका लंबा जाने वाला है, ठीक है। देखिए पहले मैं भी पढ़ लूँ एक बार यार फिर से, ठीक है। देखिए तार की लंबाई दे दी है 2 गुना। तो सबसे पहले आपको रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो बाई एल बाई ए होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप लोग मन में याद रखिए, क्योंकि इस फार्मूला का यूज होने वाला अभी बहुत तगड़े से। तो ये आर बराबर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ रो एल बाई ए, ठीक है। लेकिन एल दिया है 2 गुना, ठीक है। एल हम लोग डैश निकाल लेते हैं, 2l हो जाएगा। उसके बाद ए डैश दिया है कितना, a/2। अब नया हम प्रतिरोध निकालने जाए, यहाँ पर आर डैश बराबर, क्योंकि एक आर मैंने लिख लिया इसलिए आर डैश लिख रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर 4l हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4l। रो बराबर है 4l बटा में a, ये हो जाएगा। अब देखिए 4la रो एल ए, क्या हम इसकी जगह पर आर लिख सकते हैं, तो हाँ सर लिख सकते हैं। आर बराबर क्या आ जाएगा, 4r हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में देख लीजिए 4r क्या आपका आंसर है। 4r का मतलब होता है प्रतिरोध जो है 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी न्यूमेरिकल है। एक कार 78.4 मीटर ऊंचे पुल से नीचे गिरती है, वह कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, एच बराबर होता है यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, ठीक है। इस पे हम लोग रखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एच का मान दिया 78.4, ठीक है, दे दिया है। यू का मान 0 होगा, क्योंकि अभी कार गिरना जो है शुरू हुआ है। देखिए हाफ दिया, हाफ लिख देंगे। उसके बाद जीटी का मान होता है, जी का मान होता है 9.8, ये गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है। उसके बाद टी दिया है, नहीं दिया, टी का मान स्क्वायर लिख देंगे। इसको कटाइएगा तो 4.9 आएगा। उसके बाद 78.4 में जो है 4.9 से भाग दीजिएगा, और टी स्क्वायर जो है इससे वर्गमूल के रूप में आ जाएगा, और टी इक्वल टू में आ जाएगा। तो इसको जब कटाइएगा तो आपके ऑप्शन आएगा, सॉरी आपका आंसर आएगा टी इक्वल टू 4। क्या आपके 4 सेकेंड, टी इक्वल टू 4 सेकेंड आपके ऑप्शन में है, तो हाँ जी है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यही बात यहाँ पर समझाया गया है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी पेड़ को मिट्टी से उखाड़ दिया जाता है तो निम्न से किसका परिवहन प्रभावित होगा, यानी जो है आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जाइलम द्वारा जल खनिज के परिवहन अवरुद्ध हो जाएगा, या फिर फ्लोएम द्वारा खनिज का परिवहन अवरुद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद सी में देखते हैं, तो कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन अवरुद्ध हो जाएगा। उसके बाद जाइलम और फ्लोएम दोनों का निष्क्रिय हो जाएगा। तो देखिए पेड़ का काम क्या होता है, पेड़ ऐसे होता है, ऐसे होता है पेड़, ठीक है, कुछ ऐसे प्रकार का पेड़ होता है। ये कह रहा है कि अगर पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाए तो क्या, कौन सा परिवहन प्रभावित होगा। तो देखिए जड़ से जो होता है वो खनिज और लवण लाने का काम जाइलम करता है, ठीक है। तो जाइलम का परिवहन रुकेगा, प्रकाश अवशोषण तो यहाँ से हो ही जाएगा, फ्लोएम कर ही मिलेगा, लेकिन जाइलम का परिवहन रुक जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जाइलम द्वारा खनिज एवं लवण खनिज जल खनिज के अवरोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, हालांकि मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है। देखिए ये जल खनिज जाइलम द्वारा ऊपर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, जो कि मैंने बताया। जब पेड़ को मिट्टी से उखाड़ दिया जाता है तो जड़ें मिट्टी से संपर्क खो देती है, जल एवं खनिज अवशोषण रुक जाता है, इसलिए जाइलम द्वारा जल खनिज का परिवहन अवरुद्ध हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो मैंने बताया है। अब एक पूछा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, न्यूटन के प्रथम गति नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था, मैसेज करवाया था, देखिए इसको क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो जहां आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो मैं बता दूं कि इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है फर्स्ट नियम को। दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और तीसरे नियम से हमें एक समीकरण मिलता है, उसे कहते हैं F बराबर m, जहाँ F बल है, m द्रव्यमान और a त्वरण है। ये सब आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। अब देखते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जिसे हम जत्व का नियम भी कहते हैं। कहता है कि न्यूटन का प्रति गति नियम बताता है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या समान गति से चलती रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल असंतुलित बल कार्य ना करे। ये होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था प्रतिरोधकता से, ठीक है, रो से क्वेश्चन पूछा था। रो किसके साथ बढ़ती है, तो देखिए रो कह रहा है कि रो बढ़ता है, तापमान वृद्धि होती है तो उनको उसका क्षेत्रफल में क्षेत्रफल वृद्धि होती है, तापमान में कमी होती है, लंबाई में कमी होती है। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ के आंतरिक गुण पर क्या है, आंतरिक गुण है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि धातु में जैसे तापमान बढ़ता है वैसे परमाणुओं के कंपन बढ़े जाते हैं, यानी तापमान बढ़ेगा कंपन बढ़ेगा। इससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह में रुकावट बढ़ती है। जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उसमें रुकावट पड़ती है, परिणाम स्वरूप प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। प्रतिरोधकता क्या है, रुकावट। प्रतिरोधकता क्या होता है, मान लो बिजली जा रही है तो थोड़ा जाना धीरे से हो जाएगा, वही होता है प्रतिरोधकता, ठीक है। यानी बिजली का थोड़ा रुकावट पैदा करेगा। प्रतिरोधकता लंबाई और अनुपात का क्षेत्रफल निर्भर नहीं करती है, बल्कि पदार्थ की प्रकृति तापमान पर निर्भर करती है। आपको यहाँ पॉइंट क्या है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है और न ही अनुपात का क्षेत्रफल पर, नहीं लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। ये पदार्थ की प्रकृति, उसकी बनावट और उसके तापमान पर निर्भर करता है। जितना तापमान बढ़ेगा उसकी प्रतिरोधकता उतनी ही बढ़ जाएगी, इसलिए तापमान में वृद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसकी खोज के लिए। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके जो आपको 30 से 40 मिनट का वीडियो इस पे आपको यूट्यूब पे मिलेगा, जाइए वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे यहाँ तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपको याद रखना है। तो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो ये इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, रदरफोर्ड। यहाँ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका ऑप्शन भी दिया गया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इन्होंने जो है परमाणु के नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। वैसे तो रदरफोर्ड के गोल्डस्टीन भी किए थे, लेकिन मैं बताऊंगा कि दोनों में अंतर क्या है। पहले इसको हम लोग समझते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का उपयोग करके परमाणु के नाभिक की खोज की थी, ठीक है। किसका प्रयोग करके, अल्फा कण का, ये भी आपको याद रखना है। इनके सोने की जो पन्नी थी, प्रकीर्णन प्रयोग ने दिखाया कि परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान जो होता है और धनात्मक आवेश एक बहुत छोटे धन केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे हम उन्होंने नाभिक कहा। तो इसके जितने भी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल है उसको याद रखना है, और परमाणु मॉडल से जितने भी अपने अवधारणाएं दी हैं जिन्होंने भी, इन आविष्कारकों ने भी, तो उसका आप लोग एनालिसिस कर लेना है यूट्यूब पर जाकर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया था कोशिका विभाजन में कितनी संतति कोशिका बनती है, कितनी संतति कोशिका बनती है, जहां आपको इसके तरीके से जो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मिथोसिस जो होता है, मिथोसिस जो होता है 2 होता है और अर्धसूत्री विभाजन 4 होता है। तो 2 और 4 जहां आपको दिखाई दे वो आपका सही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख सकते हैं कि मिथोसिस 2 है और सूत्री विभाजन जो है 4 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आप एक फुटबॉल को लात मारते हैं तो वह उड़ जाता है, ओके। लेकिन जब आप एक पत्थर को लात मारते हैं तो आप ऊंचे हो जाते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, क्यों। तो इसका जवाब देखिए, देखिए ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्थर फुटबॉल से भारी होता है और भारी वस्तुओं का जड़त्व ज्यादा होता है, जड़त्व से इनर्शिया। जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो उसका द्रव्यमान कम होता है और जड़त्व भी कम होता है, इसलिए हमारे किक से मारने से लगाया गया बल उस पर कार्य करता है और इसलिए वह विस्थापन दर्शाता है। लेकिन पत्थर के मामले में उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है और जड़त्व भी ज्यादा होता है, जिस कारण वह हिलता भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच कौन सा विक्रिया होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इस तरह के ऑप्शन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए द्विविभाजन या अवक्षेपण अभिक्रिया जो इसमें होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखिए हाउ मेनी, इससे पहले रुकिए उसमें हम फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, हो सकता है उससे क्वेश्चन पूछे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो आते हैं फैक्ट्स पर इसके पहले। तो इसमें क्या होता है, कैसे होता है, इसको आप लोग समझिएगा। बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच जो होता है द्विविस्थापन या दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान जिसमें बेरिलियम सल्फेट का सल्फेट अवक्षेपण सफेद ठोस और सोडियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि
इसमें एक अघुलनशील ठोस यानी अवक्षेपण बनता है। बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच द्विविस्थापन यानी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब इस एक हम उदाहरण समझते हैं। देखिए, सोडियम सल्फेट आप लोग यहाँ देख सकते हैं और बेरिलियम जो है क्लोराइड यहाँ पर आप जो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डैश दिया हुआ है। उसके बाद ये क्या वो विस्थापित हुआ, क्या हो रहा है कि सोडियम क्लोराइड यह एक जो है घुलनशील जो है तत्व है। ठीक है, उसके बाद यौगिक है। ओके ओके, बेरिलियम सल्फेट यह जल में अघुलनशील होता है और विलयन से एक सफेद ठोस के रूप में बाहर निकलता है। यही कारण है कि ऑप्शन नंबर यही कारण है कि इसका दोहरा जो है अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो हम लोग थे जिस क्वेश्चन पर, हाउ मेनी डॉटर सेल आर फॉर्म्ड आफ्टर वन साइकिल ऑफ बाइनरी फिशन। कह रहा है द्विखंडन के एक चक्र के बाद कितनी संतति कोशिकाएं बेचती है। तो देखिए तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें दो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये कैसे होता है ये समझिए आप लोग यहाँ पर। तो द्विखंडन इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये अलाइंग जन है, जिससे कि मैंने ऊपर भी बताया था। जो सामान्य एक कोशिकीय जीवो जैसे अमीबा, प्राइमेसियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या होता है अलाइंग जनन वाले जीव होते हैं। इस प्रक्रिया में एक जना कोशिका पहले अपने आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए की प्रतिकृति बनाती है। उसके बाद कोशिका दो समान भागों में विभाजित हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक द्विखंडन चक्र के बाद दो संतति कोशिकाएं बनती है। इसलिए इसका आंसर टू डॉटर सेल हो जाएगा। यानी दो ऑप्शन का दो डॉटर्स का इसमें जिक्र किया गया। नेक्स्ट को एक क्वेश्चन पूछा गया था, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम नेचुरली ऑकर इन विच स्टेट। यानी सोना, चांदी, प्लेटिनम प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर आपको ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सोना, चांदी, प्लेटिनम प्रकृति मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी अपने आप इससे रेडियस निकलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु रासायनिक रूप में बहुत कम प्रतिक्रियाशील होती है और हवा, पानी एवं अन्य रसायनों के साथ जो है आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है, जिससे वे अपने शुद्ध मौलिक रूप में बनी रहती है। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा मुक्त अवस्था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पौधों में सूजन आती है जिसमें आकार में परिवर्तन होता है, यह किसके कारण होता है। जहां आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए ये जो है प्राशन के कारण होता है। ये प्राशन के कारण जिसमें पौधों में सूजन देखने को मिलता है, आकार में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके बारे में थोड़ा समझिए आप लोग। पौधों की कोशिकाओं में जब प्राशन द्वारा पानी प्रवेश करता है तो कोशिका फूल जाती है। इस अवस्था में तुगोर अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को हम लोग तुगोर अवस्था कहते हैं। तुगोर दबाव के कारण पौधों सीधे और दृढ़ रहते हैं तथा आकार में परिवर्तन दिखाई देखने को मिलता है। प्राशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्धगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाता है। तो ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। इसलिए पौधे में सूजन आकार परिवर्तन के कारण जो है प्राशन के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो बैगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो देखिए बैगनी जो है प्रकाश के विलयन की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर दिया था ए में आयाम, तरंगदैर्ध्य, उसके बाद दिया था तीव्रता, कोणीय आवृत्ति। तो देखिए तो प्रिज्म में प्रकाश का विचलन जो होता है अपवर्तनांक पर जो है डिपेंड करता है। उसके किस पर, अपवर्तनांक पर। और अपवर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के साथ बदलता है। तो जब तरंगदैर्ध्य के साथ बदलेगा तो बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए उसके लिए अपवर्तनांक अधिक होता है और विचलन सबसे अधिक होता है। आयाम केवल प्रकाश की तीव्रता, चमक को प्रभावित करती है, विचलन को नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर हो जाएगा इसका। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच हार्मोन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि से जो बहुत सारे जो है हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि वृद्धि हार्मोन, प्लेक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब जो है हार्मोन्स निकलते रहते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र जो कि वर्तिका के सिर पर होता है तो उसको हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा कि
नहीं होगा, अंकुरित यानी परागकण अंकुरित नहीं होगा और निषेचन भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको अच्छी तरह से। वर्तिका फूल का एक वह भाग है जहाँ परागन पहुंचकर चिपकता है, यही से परागन अंकुरित होकर परागनली बनाते हैं जो वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचती है। यदि निषेचन से पहले वर्तिका हटा दिया जाए तो परागन चिपकते नहीं पाएंगे और जो है परागकण अंकुरित नहीं होंगे और परागनली नहीं बनेगी, परिणाम स्वरूप निषेचन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए वर्तिका हटाने पर न परागकण अंकुरित होंगे और न ही निषेचन संभव हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग समझिए इसका क्या आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब प्रतिरोध बढ़ता है तो नींद से क्या होता है। तो मैंने ऊपर की ओर बताया था प्रतिरोध बढ़ता है तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका लंबाई में कमी हो जाती है, नहीं, लंबाई में वृद्धि होगी तभी प्रतिरोध बढ़ेगा। उसके बाद तापमान में कमी, नहीं, तापमान में वृद्धि होती है तो जो है प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो राइट उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आया था कमजोर क्षार जो वीक बेस है और प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है से बने विलयन पीएच मान क्या होगा। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा इसमें। देखिए कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल जब मिलता है ना तो लवण बनता है। ठीक है, क्या बनता है, लवण बनता है। और लवण एक अम्लीय प्रकृति का होता है जो 7 से कम होता है। तो देखिए 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो यही बताया गया है कि वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड अभिक्रिया से लवण बनता है, वो अम्लीय प्रकृति का होता है, मिश्रण का पीएच मान 7 से कम होगा। ठीक है, यही बात बताया गया। उसके बाद न्यूमेरिकल से शायद क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि 15 ओम और 5 ओम दो प्रतिरोध की श्रेणी में जोड़ा जाए। ठीक है प्रतिरोध की श्रेणी में जो है श्रेणी में क्रम में जोड़ा जाए, उनके सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितना होगा। जहां पर इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का योग क्या होता है, चुपचाप क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। 15 प्लस कितना कितना दिया था मुझे याद भी नहीं। ठीक है, 15 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका आप लोग प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका पहले सबसे 20 हो जाएगा। उसके ओम के नियम से आप लोग जानते हैं आई इक्वल टू वी आर होता है। ठीक है, आई इक्वल टू क्या होता है, सॉरी होता है वी बराबर आई आर होता है। ठीक है, आई आर तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे आर। यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए, आर वी का मान दिया है, वी का मान कितना दिया है, बार बार देखना पड़ रहा है मेरे को, 12 वोल्ट और प्रतिरोध दिया है 20। ओके 12 बटे 20, इसको आप लोग कटाइए, कितना आएगा आई इक्वल टू। ठीक है, तो इसको कटाना है तो कैसे कटाएंगे, देखिए कितना 12 बटे 20। ठीक है, देखिए इसको हम एक जीरो बैठा देते हैं और इस पर भी एक जीरो बैठा देते हैं, तो 20 छक क्या हो जाएगा, 20 से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए अब 10 से भाग दीजिए, 0.6 इसका आंसर है। अब देखिए ऑप्शन नंबर में है या नहीं, 0.6 एम्पियर है ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में हो तो सीधा उसको जोड़ दिया जाता है, आपको ये याद रखना होगा। समांतर क्रम में उसके बटे में करके जोड़ दिया जाता है। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। परमाणु हो तो मान लीजिए कोई परमाणु है, ये परमाणु है। अब पर किसी में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। देखिए पहला दिया है इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर हो ही नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये और द्रव्यमान का जिम्मेदार यही होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रसारित होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रसारित होते हैं, कैसे, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलती हो जाएगा। अब देखते हैं सी में, इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर घूमता है या प्रसारित होता है। देखते हैं अब नेक्स्ट, ये थोड़ा सा हो सकता है लेकिन अगला भी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल प्रोटॉन में पाया जाता है, नहीं नहीं नहीं। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, धनावेशित नाभिक के चारों, क्योंकि नाभिक क्या होता है, एक धनावेशित होता है, क्यों होता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कह रहा है, यहाँ पर पढ़िए इसको फैक्ट्स को। परमाणु की संरचना के अनुसार नाभिक में प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी पी प्लस और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। ओके, और वे नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं। ये भी सत्य है और इससे क्वेश्चन बने हैं, इससे क्वेश्चन बने हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन बने हैं, इसको आप फैक्ट्स को याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है। एक गोलाकार लेंस है, इसका वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास जो है वो क्या कहलाता है, आप लोग देखिए यहाँ पर। ठीक है, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, और प्रचार जिसे छिद्र कहते हैं, प्रकाश घनत्व। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अर्पचर, अर्पचर या फिर कहिए द्वारक, ये दोनों एक ही नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ की प्राथमिक संरचना कोशिका भित्ति की बाहरी दीवार मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती है, जहाँ प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, लिपिड, ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए मुख्यतः ये सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, पेड़ की सबसे बाहरी भित्ति कोशिका भित्ति जिसे कहते हैं, ये जो है सेलुलोज से बनी होती है। साथ ही में हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन जैसे यौगिक भी बने से भी यौगिक से भी होते हैं। यह परत कोशिका को कठोरता और एक निश्चित आकार प्रदान करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि गति का वह कौन सा समीकरण जिसमें अंतिम वेग नहीं होता है। तो देखिए आप लोग थर्ड लॉ जो होता है ना, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, अंतिम वेग नहीं होता है। तो देखिए एस बराबर यू टी प्लस और क्या होता है 2a, सर नहीं, ये वाला ये होता है ना बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2a, इसमें अंतिम वेग नहीं होती, इसी में नहीं, अरे क्या हो जाएगा उसका आंसर यार। हाँ, वो वाला होता है ना एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें अंतिम वेग नहीं होता है। ये गति का नियम है, ये गति का ऐसा नियम है जिसमें अंतिम वेग नहीं होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल में के बारे में कौन सा कथन सही है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्किमिडीज के अनुसार जब कोई वस्तु द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी जाती है तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल उस वस्तु पर द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी वस्तु का वजन कितना कम हो जाता है जब उसे किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है, और यह खोया हुआ भार वास्तव में विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल देखिए, यह वह ऊपर की ओर लगने वाला बल है जो किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर कार्य करता है। आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग सबमरीन यानी पनडुब्बी को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इसका फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन आया था आसवन विधि से निम्नलिखित में किससे शुद्ध किया जाता है। आसवन विधि से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हो, ये आसवन विधि के फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए आसवन विधि से निम्नलिखित से किसे शुद्ध किया जाता है, जहां पर इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो साथियों आसवन विधि से जो है रेत और नमक मिश्रण से हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, आसवन विधि के द्वारा नमक जल जो हो गया, इससे पदार्थ जो है अगर मिले हुए हैं तो उसको अलग किया सकता है। जैसे जिंक और कैडमियम पारा मिले हुए हैं तो उसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेंगे हम सबको। ध्वनि अयांत्रिक है, ध्वनि के प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ जी, ध्वनि के प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, केवल 1 और 2 गलत है। देखिए ध्वनि जो होता है ना एक अयांत्रिक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। ये समझिए क्यों। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको आंसर जो है बहुत गंदा बताया, मतलब गलत आंसर बताया। ठीक है, निम्नलिखित से ध्वनि के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। तो ध्वनि देखिए अयांत्रिक मैंने बताया था, लेकिन अयांत्रिक नहीं होता है, मैंने इसको यांत्रिक समझ के आपको आंसर बताया था। ध्वनि जो होता है साथियों एक यांत्रिक होता है। यांत्रिक का मतलब होता है इसे गमन करने के लिए किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि केवल कथन 1 सही है, नहीं केवल कथन 2 सही है। हाँ, ये सही हो जाएगा, कथन 2 बिल्कुल सही है, 1 गलती है 2 सही है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, देखिए 1 क्यों गलती है ये समझिए। 1
इसलिए गलती है क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसका प्रसार के लिए जो कंपन के कारण होता है, ध्वनि के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर जो है कथन बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि पौधों के सभी भाग समान मात्रा में वृद्धि क्यों नहीं करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, जहां पर इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिले होंगे, ठीक है। सही आप तो गए नहीं होंगे, लेकिन आपको देखने को ऐसा मिल सकता है। देखिए, पौधों के सभी भाग तक समान मात्रा प्रकाश नहीं पहुंचता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण जो होता है, पौधे के सभी भाग जो है एक ही समान जो है अंतराल में वृद्धि नहीं करते हैं। यहाँ पर समझिए, पौधों वृद्धि के मुख्य कारण ऑक्सिन हार्मोन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब पौधे के सभी भाग को समान रूप से प्रकाश नहीं मिलता है, तो ऑक्सिन छायांकित भागों की ओर अधिक एकत्रित हो जाते हैं। क्या होता है, अधिक एकत्रित हो जाते हैं, जिससे छाया वाले भाग में कोशिकाओं की अधिक लंबाई वृद्धि होती है और पौधों उस दिशा में मुड़कर बढ़ने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन। और देखिए, प्रकाशानुवर्तन हम लोग ऊपर की ओर पढ़े थे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको प्रकाशानुवर्तन, फोटो ट्रोफीज में इस सब आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। और बात हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज फॉर्म व्हेन एथेन इज मिक्स्ड विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ हीट। जब एथेन को ब्रोमीन के साथ पराबैंगनी प्रकाश या उसमें मिलाया जाता है तो क्या बनता है, ठीक है। जहां इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिले होंगे, एथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एथिन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, केवल ब्रोमेथन, कोई अभिक्रिया नहीं, एथेन एक असंतृप्त हाइड्रोजन है। इसका क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर इथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर समझ सकते हैं इसको थोड़ी। देखिए, अल्ट्रावायलेट प्रकाश उसमें उष्मा की उपस्थिति में अल्केन हाइड्रोजन के साथ मुक्त मूल का प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यह रासायनिक अभिक्रिया आप लोग इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि C2H6 ब्रोमीन अल्ट्रावायलेट हीट C2H3Br प्लस HBr, ये बनता है, ठीक है। ऐसे हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर ये अल्ट्रावायलेट हीट में है और बना रहा है क्या, ब्रोमाइड बना रहा है, ठीक है। इसमें एक हाइड्रोकार्बन की जगह ब्रोमीन जुड़ जाता है, जिसमें क्या होता है, इथाइल ब्रोमाइड बनता है और एक साथ HBr निकलता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा यौन रोग विषाणु से होता है, ठीक है। तो HIV आप लोग जानते हैं कि एक विषाणु से होने वाला रोग है। इसको आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। आप लोग उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एक विषाणु जनित यौन रोग है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उसमें कमजोर कर देता है और आगे चलकर एड्स का कारण बन जाता है, ठीक है। अब एक ऑप्शन दिया था गोनोरिया। गोनोरिया बैक्टीरिया से होता है, ये आप लोग ध्यान रखिए, ना कि वायरस से होता है। उसके बाद टाइफाइड दिया था, तो ये भी जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, यह एक यौन रोग नहीं होता है। टीबी दिया था, तो टीबी का आप लोग फुल फॉर्म याद रखिए, ट्यूबरक्लोसिस जो इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये भी एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, यह एक यौन रोग नहीं होता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, व्हाट हैपन टू सॉलिड फूड आफ्टर इट इज ईटन इन द डाइजेस्ट सिस्टम। पाचन तंत्र में भोजन करने के बाद कठोर भोजन का क्या होता है, ठीक है। तो कठोर भोजन का क्या हो सकता है, तो आप लोग यहाँ समझिए। पाचन तंत्र में ठोस भोजन खाने के बाद मुख्य प्रक्रिया होती है, वह है पाचन, ठीक है। यदि प्रजनन स्वास्थ्य अच्छा हो तो गर्भावस्था में क्या परिणाम हो सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको पता चल गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाचन होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रजनन स्वास्थ्य अच्छा हो तो गर्भाशय में क्या परिणाम होगा। तो ये क्या परिणाम होगा, अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो स्वच्छ जो है बालक पैदा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारे मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, एनालिसिस कराए हुए हैं, जितने भी शिफ्ट पूछे गए थे 27, 28, 29, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब शिफ्ट में मैंने ये सब बताए हुए हैं। इसलिए मैं साइंस का अलग से एक PDF बनाकर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि साइंस से आपको ये निश्चित हो जाएगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे पूछ रहा है, ज्यादा हार्ड पूछ रहा है, डीप पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, ये सब आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इतना PDF
टीम के द्वारा तैयार करना ये काफी काबिलियत है। मैं अपने टीम को हमेशा सराहना करता हूँ। आपको को सराहना मेरे को करना है तो आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब एक झूला अपने औसत बिंदु से चरम बिंदु की ओर जाता है तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, जब कोई झूला अपने औसत बिंदु से चरम बिंदु की ओर जाता है तो उस पर क्या परिवर्तन होता है, ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? जहाँ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, स्थिर ऊर्जा में बढ़ती है और गति ऊर्जा घटती है। उसके बाद ऑप्शन है स्थिर ऊर्जा बढ़ती है और गति ऊर्जा घटती है। उसके बाद दिएगा स्थिर ऊर्जा घटती है और गति ऊर्जा बढ़ती है। देखिए क्या होता है कि इसका आंसर की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ेगी तो गति ऊर्जा बढ़ेगी। है कहीं गति ऊर्जा बढ़ेगी और स्थिर ऊर्जा घटेगी, गति ऊर्जा बढ़ेगी और स्थिर ऊर्जा घटेगी, गति ऊर्जा बढ़ेगी और स्थिर ऊर्जा नहीं, यह आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या है, गति ऊर्जा बढ़ेगी स्थिर ऊर्जा भी घटेगी। ये देखिए ये ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गति ऊर्जा बढ़ता है, गति ऊर्जा घटता है। इससे क्वेश्चन दो बार पूछे गए थे और देखिए इसका आपको याद रखना होगा। कैसे, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है झूला सड़क लोलक जैसा व्यवहार करता है औसत बिंदु पर। देखिए औसत बिंदु पर क्या होता है, अगर औसत बिंदु की बात करेगा तो इसमें वेग अधिकतम होता है और गति ऊर्जा जो होता है कम होता है। वेग अधिकतम होता है और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो कम होता है। उसके बाद ऊंचाई की बात करेगा तो ऊंचाई इसमें जो होता है, ऊंचाई न्यूनतम होता है, यानी हाइट न्यूनतम होता है और पोटेंशियल एनर्जी होता है हाई होता है, पोटेंशियल एनर्जी हाई होता है। उसके बाद बात करेगा चरम बिंदु की ओर जाते समय, मतलब सबसे अत्यधिक ऊंचाई जाते समय, इसमें क्या हुआ कि ऊंचाई बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, यानी इसमें ऊंचाई बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका भी बढ़ेगा। ये इसमें होगा। वेग के बारे में बता दें, वेग इसका होगा घटेगा, वेग इसका घटेगा और काइनेटिक एनर्जी जो है ये भी घटेगा। ठीक है, इसलिए सही कथन स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी और गति ऊर्जा घटेगी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मैंने आपको गलती बताया, इसमें आपको स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर जो है स्थिति ऊर्जा किधर है, स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी और गति ऊर्जा घटेगी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि कोशिका की आत्मथैली, आत्मघाती की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? जहां पर इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा था न्यूटन के संबंध बल से उस प्रकार दाब का संबंध किससे होगा? यार न्यूटन के संबंध बल से है तो दाब का संबंध किससे होगा? तो दाब का संबंध दिया गया है, न्यूटन का बल इकाई और पास्कल दाब की, न्यूटन की बल की इकाई और पास्कल का दाब। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं मिला था हमको, इसलिए ऑप्शन नहीं दिए हैं। कौन सी परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है? जहां पर इस तरीके से जो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सप्ताप मंडल राइट आंसर है। इसी में जो है ओजोन परत पाया जाता है, यानी O3 पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि पौधों में ऊपर और नीचे की वृद्धि यानी लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको नहीं करवाया, लेकिन ये क्वेश्चन दो बार रिपीट कर दिया है। तो पौधों में ऊपर और नीचे की वृद्धि के लिए जो है शीर्ष विभव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जब एक शुद्ध लंबे पौधे यानी कैपिटल टीटी को एक शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टीटी, ठीक है ये स्मॉल टीटी है, स्मॉल टीटी क्रॉस किया जाता है तो पहले फर्स्ट पीढ़ी प्राप्त होती है, जिसमें पौधे सभी पौधे लंबे होते हैं। जब F1 पीढ़ी के पौधे आपस में क्रॉस किया जाता है तो F2 जो पीढ़ी प्राप्त होगा वो कैसा होगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जो जॉन गेगर मेंडल के क्वेश्चन है उसको आप लोग एनालिसिस कर लेना है एक बार, यूट्यूब पर जाकर सर्च करके किसी भी टीचर से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस एक भूरे रंग की रहस्यमय गैस बनाती है, वो रहस्यमय गैस कौन सी होती है? जहां पर इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो गैस जलने में सहायता करती है वो ऑक्सीजन होता है। यह अभिक्रिया लेड मोनोऑक्साइड यानी PbO नाइट्रोजन ऑक्साइड
NO2 और ऑक्सीजन ऑक्साइड गैस में होती है। ठीक है, तो अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया की बात कर ले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर टू बी, यानी ये आप लोग देख सकते हैं ये एक भूरी जो होता है गैस नाइट्रोजन बनाता है, और ये आपके ऑप्शन में शायद मुझे लगता है दिया गया था या नहीं दिया, मुझे याद नहीं है। ठीक है, ये कैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जलने में मदद करती है। भूरी गैस, भूरी गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक भूरी गैस होती है जो एक भूरी या लाल भूरे रंग की गैस होती है। ठीक है, अब आता है जलने में सहायता कौन करता है? तो ऑक्सीजन देखिए जलने में सहायता करता है, और ठोस उत्पादन में लेड मोनोऑक्साइड जो हल्के पीले रंग का ठोस होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? जहां पर आपको इस तरीके से जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, सोलर प्रक्रिया, क्लोर एल्किल प्रक्रिया, इलेक्ट्रोलाइटिंग अपचयन, और एक है उष्मीय अपघटन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोर एल्कली प्रक्रिया। इसमें क्या होता है समझिए, देखिए साधारण नमक के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहते हैं। इस विधि में 3 उत्पाद बनते हैं, जैसे कि आप लोग समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। ये आपका दिया है 2 बिंदु, मतलब कोई प्रोडक्ट दिया हुआ है और उत्पाद 3 देखिए देखने को मिल रहा है, तो ये आपको 3 उत्पाद देखने को इसमें मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा है? ये आपके जो है मतलब दिया गया था। तो देखिए इसका 2 बिंदुओं के बीच जो है निकालने का यही इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद दिया गया था 2 बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो 2 बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये आप सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कोलाइडीय विलयन को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? तो देखिए कोलाइडीय विलयन को जो है अपकेंद्रण या अपकेंद्रण, या इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल के द्वारा जो है अलग किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन आया था स्टेथोस्कोप में रोगी की हृदय की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो मैं आपको बता दूं कि स्टेथोस्कोप में रोगी की हृदय की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक मुख्य रूप से परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। इसका राइट हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उसमें लेपन किया जाता है। ठीक है, कैसे? उल्लेखित प्रत्येक तकनीक पेंट करना, गैल्वेनाइजेशन करना, ठीक है, और ग्रीज लगाना, सभी लोहे को जंग बचाने के लिए ये बेस्ट उपाय है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सी गर्म निरोधक विधि नहीं है? जहां पर आपको तय तरीके से ऑप्शन दिए गए थे, इसका आंसर राइट हो जाएगा कंडोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सॉरी इसका कॉपर टी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कॉपर टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं 2 जो प्रश्न गलती बताया हूँ दोनों का मैंने सुधार किया, इसका कॉपर टी राइट आंसर हो जाएगा, मुझे क्षमा करें, कॉपर टी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। 1 दिसंबर के ऑल शिफ्ट में जितने भी साइंस के खुद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि साइंस से अब क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा और कहीं से नहीं पूछने वाला है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए मैंने ऊपर बताया था फॉर्मिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल सब बताया था, आप लोग शायद देखे नहीं होंगे। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? HCOOH इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCOOH होता है, इसे मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और यह सबसे सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसका अनुसूत्र जो होता है CH2O2 भी हो सकता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा फॉर्मिक अम्ल मुख्य रूप से लाल चिटिया, मधुमक्खियों और बिच्छुओं जैसे कीड़े के डंक में पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर ऑप्शन में दिया गया था CH3COOH, तो ये किसका अम्ल है? तो ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। उसके बाद कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला पूछेगा तो आप लोग याद रखिए H2CO3 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग फॉर्मोल्डिहाइड का पूछेगा तो HCHO हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं होता है? जहां पर इस तरीके से जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे आए थे। ठीक है, तो देखिए जिसमें आपका
राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C2H2OH, इथेनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको थोड़ा आप लोग समझिए। कार्ब जो कार्बनिक यौगिक सामान्यतः वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन यानी CH का बंध उपस्थित होता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर C2H2OH का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और CH2 जो होता है एक मीथेन होता है, सबसे सरल कार्बनिक यौगिक होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि Na2CO3 जो है एक अकार्बनिक यौगिक है, क्योंकि यह धातु का लवण और इसमें CH बंध नहीं होता है, ठीक है। जिसमें बंध होता है कार्बनिक, जिसमें बंध नहीं होता है वो अकार्बनिक हो जाता है। क्वेश्चन पूछा था 20 न्यूटन का एक नेट 36 बल 4 केजी एक ब्लॉक पर कार्य कर रहा है, तो ब्लॉक प्रारंभ में विराम अवस्था में और बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है, तो ब्लॉक का अंतिम चाल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से जो है ऑप्शन आपको देखने को मिले थे। तो मैं आपको बता दूं कि बल जो आपको 20 न्यूटन दिया है, तो आपको डिनोट कर लेना है 20 न्यूटन, द्रव्यमान 4 केजी, समय 5 सेकंड, प्रारंभिक जो है इसका 0 हो जाएगा क्योंकि चलना प्रारंभ कर रहा है। सबसे पहले त्वरण निकालें इसका, तो त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे, F बराबर एम बटे ए हो जाएगा, क्योंकि ए बराबर होता है एम है, उससे ये फॉर्मूला निकल कर आया, ठीक है। तो त्वरण निकाल लेंगे आप, त्वरण इसका निकल गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब आइए प्रथम समीकरण से गति का, ठीक है। तो प्रथम समीकरण होता है u प्लस AT, जहाँ u आपका 0 हो जाएगा और a निकल कर आया है 5 और t दिया है 5, तो 5 से 25 इसका जो है वेलोसिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका C राइट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कथन यह पुष्टि करता है कि दिया गया विलयन अम्लीय होता है। जहां आपको 4 ऑप्शन आए थे, तो मैं आपको बता दूं जिसमें से आपका सही आंसर आ जाएगा विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये इसका राइट आंसर था। इसके बाद आपको याद रखना है पीएच मान, विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। फिनोल्फथेलिन सूचन फिनोल्फथेलिन सूचन को विलयन में मिलाने पर विलय रंगहीन होता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज सूचक, ये जो है मिथाइल ऑरेंज सूचक को विलयन में मिलाने पर विलयन रंग गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है धातुओं के साथ अभिक्रिया, जब ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है क्या होता है, तो विलयन धातुओं जैसे जिंक और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उसके बाद कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो देखिए विलयन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। तो ये सभी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। धातुएं के विद्युत अपघटन परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान जब विद्युत अपघटन में धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातु किसमें विलीन हो जाती है। देखिए 4 ऑप्शन आपको आए थे, एनोड और कैथोड दोनों लवण सेतु। तो देखिए ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनोड। कैसे ये समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए अशुद्ध धातुओं को एनोड बनाया जाता है, कैसे, देखिए जब धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातुएं घोल में आयन के रूप में विलीन हो जाती है। ये धातुएं आयन कैथोड पर जाकर शुद्ध धातु के रूप में जम जाते हैं। अघुलनशील अशुद्धियां नीचे जम जाते हैं और जमते हुए एनोड मड बनाती है, इसलिए अशुद्ध धातु एनोड में से विलीन हो जाती है। तो समझ गए इसका आंसर क्यों होगा एनोड, हाँ समझ गया। निम्नलिखित में से समभारिक कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है, ठीक है। समभारिक में समझिए क्या होता है, समभारिक में जो होता है द्रव्यमान संख्या समान होता है और परमाणु संख्या अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिए, इसका ऑप्शन क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या पूछ रहा है, गुणधर्म कौन सा भिन्न होता है। तो द्रव्यमान संख्या तो इसका बराबर होता है, जैसे कि मैंने बताया था। नाभिक संख्या कुछ होता ही नहीं, हटाओ। इलेक्ट्रॉन संख्या हटा दो और परमाणु संख्या देखो सेम होता है, अलग भिन्न होता है, ये भिन्न होता है, ठीक है। तो यही बात इसमें बताया गया है। हालांकि चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक बीम को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला आप सबको नहीं मालूम है, फॉर्मूला तो मालूम होना चाहिए आप सबको। देखिए क्या होता है, अब देखिए अवतल दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/f u प्लस 1/v। अब सब पर इसका मान रख लीजिए और इसका निकाल लीजिए। जहाँ u आपको ऋणात्मक होगा, फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगा, यानी जो दिया है यहाँ पर आपको
ये देखिए, ये आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। ये क्या है, अपना ऑब्जेक्ट दूरिया बीम यानी पर यू यानी जो है यानी आपका जो है यू दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। ओके, और फोकस दूरी दिया यानी एफ दिया है। फोकस है ना, तो दर्पण में 37 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो एफ दिया है -30 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, भी निकालना है। तो भी नहीं निकाल सकते, फॉर्मूला पर रखकर निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान गति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है। तो देखिए, बाकी आप लोग पढ़िए, पिंड समान समयांतर में समान दूरी तय करेगी। ठीक है, ये थोड़ा डाउटफुल है। उसके बाद त्वरण शून्य का जी हाँ, और गति समय साथ बदलती है, हाँ बदलती है। वेग परिवर्तन हो सकता है, हाँ जी होगा। तो देखिए, इसका खराब जो आंसर हो जाएगा वो ये नंबर हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, त्वरण शून्य होता है क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, वेग अपरिवर्तित रहता है, इसलिए गति के साथ गति समय के साथ नहीं बदलती है। ये इसका गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिकतम 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जाती है। वस्तु प्रारंभिक चल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है और उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर मुझे जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से, क्योंकि मैंने उधर पीछे की ओर ये क्वेश्चन बताया हुआ था। ठीक है कि निम्न में से कौन सा प्लास्टिक पौधों के भागों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करता है। तो क्लोरोप्लास्ट का आप लोग नाम सुना है, इसके हिंदी में हरित लोहा कहते हैं। यही जो है लाल नारंगी जैसे चीजों का जो है कलर देता है, क्रोमोप्लास्ट। इसका आंसर हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट एक प्लास्टिक होते हैं जिनमें कैरोटीनाइड वर्णक पाए जाते हैं। ये वर्णक पौधों के फलों, फूलों व कुछ जड़ों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करता है। अब ये क्लोरोप्लास्टिक होता है। क्लोरोप्लास्ट ये हरे रंग के प्लास्टिक होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, इससे क्वेश्चन रख सकते हैं। ये रंगहीन प्लास्टिक होते हैं जो मुख्य रूप से भोजन जैसे स्टार्च के भंडारण का काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आया था प्रिज्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, प्रिज्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, निर्गत कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद निर्गत कोण आपतन कोण से छोटा होता है। आपतन कोण और निर्गत कोण समान होते हैं, कोई विचलन नहीं होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण और निर्गत कोण समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, आपतन कोण निर्गत कोण समान होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यदि किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 11 और 12 दिया है, प्रोटॉन दिया है 11 और न्यूट्रॉन दिया है कितना दिया, न्यूट्रॉन 12 दिया है। 11 12 को जोड़ दिए 23, इसका आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बोहर नहीं है, बोर है। बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा कर सकते हैं जहां उनकी कोणीय संवेग h/2n का एक पूर्णांक गुणक होता है और इस प्रक्रिया के दौरान वे ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर अंतिम उत्पाद जो है क्या होते हैं। जहां आपको इस तरीके से ऑप्शन आए थे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद क्वेश्चन आया था जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस द्रव्यमान अनुपात में मौजूद होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, लेकिन इस शिफ्ट में नहीं, दूसरे मतलब इस शिफ्ट का नहीं है, मतलब दूसरे एग्जाम का है, किसी दूसरे एग्जाम में पूछा गया था। कि आपका आंसर हो जाएगा 1:8।
ठीक है। अगर 2 + 16 भी देता तो आप लोग उसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। उसका दोगुना कर देगा, उसको भी दोगुना कर देगा, उसको भी दोगुना कर देगा। तो इस सब चीजों का आप लोग को ध्यान देना। उसके बाद आता है जब एक बस अचानक चलने लगती है तो यात्रियों को पीछे की ओर धक्का महसूस होता है, और यह निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन आपको दिए गए थे, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम। तो न्यूटन के नियम में से कोई भी नहीं होगा। जब एक बस अचानक चलने लगती है तो यात्री यात्री विरामावस्था के जड़त्व के नियम या न्यूटन के प्रथम नियम के पीछे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है न्यूटन का प्रथम नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम जो है, नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसलिए इनर्शिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम। ओके, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के एक प्रतिरोध में 5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? तो देखिए, ऊष्मा निकालने का सूत्र होता है H/I² होता है। इस पे आप लोग रख लीजिए, इस फार्मूला पर जो भी मान दिया उसको रख कर आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, उससे पहले आप लोग टी निकालना होगा। टी कैसे निकालते हैं? तो आप लोग 10 × 60 कर दिए तो आपका टी निकल जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद आया था फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा की दिशा कौन सी उंगली दर्शाती है? धारा की दिशा पूछ रहा है, धारा की दिशा कौन सी उंगली दर्शाती है? मैं आपको बता दूं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में दाएं हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा चालक की गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यम उंगली धारा की दिशा को दर्शाती है, इसलिए धारा का दिशा मध्यम उंगली को दर्शाएगी और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग जनरेटर के लिए प्रेरित धारा दिशा खोजने के लिए किया जाता है, जबकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग मोटर्स के लिए बल या गति की दिशा खोजने के लिए किया जाता है। ये दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, आप लोग देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब हम पानी में तैरते हैं तो हमारे शरीर पर बल किस दिशा में लगता है? ठीक है, जहां आपको दिया गया था पानी के द्वारा नीचे की ओर, पानी के द्वारा ऊपर की ओर, पानी हवा द्वारा ऊपर की ओर बल लगता है, हवा द्वारा नीचे की ओर बल लगता है। तो देखिए यहाँ कंसेप्ट समझ लीजिए। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब हम पानी में तैरते हैं तो पानी हमारे शरीर पर ऊपर की ओर बल लगाता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, यह बल वस्तु द्वारा स्थापित किए गए तरल भार के बराबर होता है और ऊपर की ओर कार्य करता है। तो देखिए उत्प्लावन बल से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उत्प्लावन बल से जितने भी क्वेश्चन हैं यूट्यूब पर, उसको सर्च करके अपने द्वारा याद कर लीजिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा था अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से क्या बनता है? तो आप सबको मालूम है ये लवण बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप लोग इसको समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से। इस अभिक्रिया में अम्ल के H+ आयन और क्षार OH आयन मिलकर जल बनाते हैं, जब तथा शेष आयन मिलकर लवण बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, इसका सी हो जाएगा। लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है, तो OH+OH और बनाते हैं H2O। ठीक है, आपको याद रहेगा? तो जी सर याद रहेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। कह रहा है कि भार और द्रव्यमान के बीच सही अंतर कौन सा है? भार द्रव्यमान दोनों बदलते हैं। ठीक है, देखिए भार और द्रव्यमान के बीच अंतर पूछ रहा है, तो क्या भार भी बदलता है, द्रव्यमान बदलता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान बदलता है लेकिन भार नहीं बदलता। भार और द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। तो देखिए भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है, तो ऑप्शन नंबर देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए द्रव्यमान बदलता है, ये कहना गलत है। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है, ठीक है, जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म में पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को साथियों हम लोग कहते हैं विवर्तन। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? विवर्तन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है, सॉरी, इस घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, विवर्तन नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका
बी हो जाएगा राइट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी। किसी वस्तु की जो है, देखिए कोई वस्तु है, गति ऊर्जा पूछ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², है ना, यही होता है। कह रहे यदि किसी वस्तु की गति 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 की तरह गति गति दोगुनी हो जाए तो उसकी गति ऊर्जा पे क्या है। अगर कह रहे ये दुगनी हो जाए, ये वाला दुगनी हो जाए तो बताइए इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये एक दूसरे के विलोम है, यानी उल्टा है, व्युत्क्रम है ना, सॉरी व्युत्क्रम कैसे है, देखिए थोड़ा अच्छे तरीके से मैं बताता हूँ आपको। ये है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ये फॉर्मूला होता है। कह रहा है वेग दुगुना कर दी जाए, यानी v है तो 2 भी कर दिया जाए और इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये 4 गुना नहीं हो जाएगा, इसका हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 4 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन अंग का भाग है। नर जनन पूछ रहा है, ठीक है, नर जनन का भाग है। जहां पर इस तरीके से आपको ऑप्शन नहीं दिए गए थे, मतलब दिए गए थे, मेरे द्वारा नहीं दिए गए, तो समझिए नर जनन अंग भाग वृषण है, जो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन इससे पूछता है, क्वेश्चन का उत्पादन करता है, इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण भाग में विष्णुकोश, शुक्रवाहिनी, एपिडिडीमिस और मूत्र मार्ग शामिल है। पुरुष जनांग प्रणाली में लिंग, अंडकोश, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट, शुक्र पुटिकाएं शामिल है। लिंग और मूत्र मार्ग मूत्र प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है कि हमारे शरीर में किडनी कहाँ स्थित होती है, तो कह रहा है कि आंत के दोनों ओर। ठीक है, हमारे शरीर में किडनी कहाँ स्थित होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरुदंड के दोनों ओर। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खुरदरी बनावट उसकी सतह पर मौजूद किस कारण होती है, जहां पर अस्थिकों से जो है ऑप्शन आए हुए थे, तो इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में दैनिक जीवन की ऊर्जा के हस्तांतर की प्रक्रिया को मुख्य रूप से क्या कहते हैं। ऊर्जा के हस्तांतर को मुख्य रूप से क्या कहते हैं, तो देखिए जहां इस तरीके से आपको ऑप्शन जो है आए हुए थे, मैं छोटा कर देता हूं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपापचय। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित प्राणियों का भाग या तंत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जहर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्जी उपकरण निम्नलिखित में से किस का एक हिस्सा है, जहां पर इस तरीके से आपका ऑप्शन दिखाई देंगे, तो ये देखिए एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से संबंधित एक तंत्र माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है देखिए इस तरीके से अगर क्वेश्चन है तो कोई एक लिस्ट बना लेना है, कौन से बहुविजान जीव है और कौन से नहीं है। तो देखिए तीनों जो है बहुविजान एकोशिकीय जीव है। ठीक है, ये तीनों आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा ही अपने से ये ऑप्शन इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि ऑप्शन जो है छात्र के द्वारा नहीं दिया था। बहुकरण मुख्य रूप से एकोशिकीय जीवों में होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम, मलेरिया, परजीवी और अमीबा। ठीक है, यह एक अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है, जिसमें एक मूल कोशिका प्रतिकूल परिस्थिति बार बार विभाजित होकर बहुत सी छोटी संतुलित कोशिका में बदल जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ध्वनि की प्रतिध्वनि किस में प्रयुक्त होती है। आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं दिया गया है क्योंकि हमें नहीं दिया गया था 4 ऑप्शन। ध्वनि की प्रतिध्वनि का उपयोग स्टेथोस्कोप, मैगाफोन, तुरही जैसे उपकरणों में ध्वनि को निर्देशित और प्रवर्धित करने के लिए किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप मुझे लगता है कि ऑप्शन में था, तो ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसका अलावा क्वेश्चन पूछा था जब बस अचानक चलने लगती है तो यात्री पीछे की ओर झुक या धकेलने लगते हैं, ये किसका उदाहरण है, तो जैसे कि मैंने बताया तो यह न्यूटन का फर्स्ट नियम का उदाहरण है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा था क्षरण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, जहाँ पर इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो देखिए, तो यह एक देखिए ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा था अवतल दर्पण में वस्तु और उसका प्रतिबिंब कब सामने
समान आकार के होते हैं। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाए तो वस्तु और उसका प्रतिबिंब समान आकार के बनते हैं। तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट डज द जिग जैग लाइन इन सर्कल डायग्राम रिप्रेजेंट? परिपथ आरेख में टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या दर्शाती है? ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या दर्शाती है, जहां पर आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो परिपथ में जिग जैग रेखा यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा का प्रयोग प्रतिरोध दर्शाने के लिए किया जाता है। टेढ़ी मेढ़ी आप लोग ने ऐसे देखा होगा। यह प्रतीक इलेक्ट्रिकल रजिस्टर का मानक प्रतीक है। प्रतिरोधक का कार्य परिपथ में धारा का प्रवाह को सीमित या नियंत्रित करना होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये निम्नलिखित में से लिक्विड के बारे में कौन सा कथन सही है? लिक्विड के बारे में कौन सा कथन सही है? जहां पर आपको इस तरीके से ऑप्शन दिया गया था, लेकिन देखिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड का निश्चित आयतन होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गुण दर्शाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है विद्युत का अच्छा चालक। ठीक है, उसके बाद बी में आघातवर्धक तन्य, उसके बाद चमकीलहीन और उसके बाद धनवंत्या। ठीक है, तो देखिए समान और धातु जो होते हैं और चमकहीन होते हैं, यानी उसमें धातु जैसे चमक नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब गलत आंसर हो जाएगा। हालांकि कुछ अपवाद भी है, जैसे कि आयोडीन जो कि एक अधातु है जो चमकदार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, आजकल ईंधन के रूप में किस प्रकार के कार्बन परमाणु यौगिक का उपयोग किया जाता है? ईंधन के रूप में आजकल मैं बता दूं कि आजकल प्रयोग होने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन के यौगिक विशेषकर हाइड्रोकार्बन होते हैं। पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, प्राकृतिक गैस आदि सभी हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। इसके अलावा आजकल ईंधन के मुख्य रूप में मीथेन यानी CH1 इसका सूत्र होता है। जैसे कार्बन यौगिक का उपयोग होता है जैसे प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन पूछा था न्यूरॉन्स के अंतिम सिरों पर स्थित तंत्रिका सिरा क्या कहलाता है? क्या डेंड्राइट कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है, या फिर एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है, या फिर कहलाता है कोशिका दे? तो देखिए मैं आपको बता दूं, एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं और इसे सिलेक्टिव नॉब के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि पौधों को निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व से अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? ठीक है, मैं आपको बता दूं कि पौधों को पोषक तत्व के रूप में सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, वो है फास्फोरस की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको समझ सकते हैं। फास्फोरस पौधों का एक मुख्य पोषक तत्व है जिसका आवश्यक पौधों को अत्यधिक मात्रा में जो है यह ऊर्जा हस्तांतरित जड़ विकास, फूल फल निर्माण, बीज का विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ग्लूकोज का सूत्र पूछा गया था, तो 6H12 इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं 2 दिसंबर के ऑल शिफ्ट में, और इसमें मैं आपको बता दूं कि 2 दिसंबर और 3 दिसंबर दोनों इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो 3 दिसंबर का ही साइंस का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन बातों का। देखिए क्वेश्चन है, छाती गुहा में निम्नलिखित में से कौन सा अंग स्थित है? छाती गुहा में निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है स्थित है? तो देखिए आपका ऑप्शन दिया गया था अग्नाशय, हृदय, गुर्दा, अग्नाशय, ग्रसनी, ये सब आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको छाती गुहा पसलियों से घिरा हुआ होता है। इस गुहा में हृदय, फेफड़ा स्थित होता है। अग्नाशय तथा गुर्दा पेट के गुहा से स्थित होता है, और ग्रसनी जो होता है गर्दन के भाग में होती है। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है, दूरी 17 मीटर है, तो ध्वनि उस दूरी तक पहुंचने में कितना समय लग जाएगा? तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 0.05 सेकंड। मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर आएगा। आप लोग हल करके बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्कोहल का कार्यात्मक समूह कौन सा है? और वो क्वेश्चन जो आंसर बताएंगे अगर गलती भी हो जाएगा तो मुझे माफ करिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन बनाकर नहीं बोल रहा था, मैं ऐसे ही तुक्का लगा रहा था। ठीक है, क्योंकि मैं अगर सोल्व करने जाऊं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए
अल्कोहल का क्रियात्मक समूह कौन सा है? अल्कोहल का क्रियात्मक समूह जो है COOH, इसका कार्बोक्सिलिक इसका क्रियात्मक समूह है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्कोहल एक ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH किसी परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, सामान्य सूत्र की बात करें तो ROH इसका जो सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्सिलिक समूह यानी OH। ठीक है, OH जहां लोगे समझना वो अल्कोहल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीकरण में या तो ऑक्सीकरण का जुड़ाव होगा या फिर हाइड्रोजन का हटाव होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अपसारण होता है, ऑक्सीजन का घटना होता है, हाइड्रोजन का ग्रहण होता है। तो देखिए क्या होता है इसमें। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को अन्य तरीकों से भी पहचाना जा सकता है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अब आते हैं थोड़ा और फैक्ट्स पर। ठीक है, अब अन्य तरीकों से कैसे पहचान सकते हैं? ऑक्सीकरण का जुड़ाव यानी ऑक्सीजन का इसमें जुड़ाव होगा, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का या इसमें विस्थापित होगा, जबकि अपचयन में इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अपचयन में क्या होता है? अपचयन में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अब ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखना। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का घटक नहीं है? उत्तक का घटक, तो न्यूरॉन देखिए उत्तक का घटक नहीं होता है। ठीक है, क्यों, कैसे? तो यहाँ पर समझिए, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का एक मूल कोशिका होता है जो तंत्रिका ऊतक बनाती है, लेकिन यह स्वयं एक ऊतक नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में किसके प्रकार के जन्म में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है? तो अलैंगिक में मैंने ऊपर की ओर काफी सारे क्वेश्चन करवाए हैं इस पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंख का कौन सा भाग वस्तु की दूरी अनुसार फोकस नियंत्रित करती है? तो रेटिना तो इसका आंसर होगा नहीं, सिलियरी मांसपेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिलियरी मांसपेशिया के बारे में थोड़ा समझ लें। जी सर, समझ लेते हैं। सिलियरी मांसपेशिया आंख के लेंस की वक्रता को बदलती है। जब वस्तु पास होती है तो वस्तु मांसपेशिया संकुचित होती है और लेंस मोटा हो जाता है। ठीक है, और जब वस्तु दूर होती है तो मांसपेशियां शिथिल हो जाती है और लेंस पतला हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को समन्वय कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद, समंजन भी पूछ देता है कभी कभी, तो आपको याद रखना है। सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो सोचने का भाग जो होता है पश्च मस्तिष्क करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोचने के लिए मस्तिष्क का मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क यानी प्रमस्तिष्क जिम्मेदार होता है। सचेत विचार, यादों, नियोजन, तर्क, भावना को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन मैंने आपको गलती बता दिया, ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट होगा प्रमस्तिष्क। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे जाने पर बढ़ता है, ऊपर जाने पर कम होता है, यही तो राइट आंसर होगा। नीचे जाने पर बढ़ता है, ऊपर जाने पर कम होता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, ऊपर जाने पर बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा। नीचे जाने पर, ये पृथ्वी पर सब जगह एक समान होता है, हो ही नहीं सकता पृथ्वी पर सब जगह समान हो, कोई परिवर्तन नहीं। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, कह रहा है कि पुरुषों में जाने वाली वास्टोमी के समान महिलाओं में कौन सी शल्यक्रिया जिसमें महिला की फैलोपियन ट्यूब को काट या बांध दिया जाता है? ठीक है, नसबंदी करवाया जाता है ना। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन आए थे, तो मैं आपको बता दूं कि वैसेक्टोमी पुरुष में दिए जाने वाला एक अस्थायी गर्भ निरोधक उपाय है जिसमें शुक्राणु नली को काट दिया जाता है या बांध दिया जाता है। इस प्रकार महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब लिगेशन किया जाता है। ठीक है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध या काट दिया जाता है। इसमें अंडाणु और शुक्राणु मिलने नहीं दिया जाता है, अतः गर्भधारण रुक जाता है। यह अस्थायी महिला नसबंदी विधि है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो सकता है? ट्यूबेक्टोमी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एल्यूमिनियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से एल्यूमिनियम क्लोराइड के निर्माण से संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कौन सा है? संतुलित रासायनिक जो संतुलित हो, बराबर हो, इसमें देखिए Al और इसमें
ये इसमें डैश है, ठीक है, ये डैश है। ए एल तो बराबर है, लेकिन सी एल, इसमें सी एल टू है, इसमें सी एल वन है, तो ये हो नहीं सकता, ऑप्शन में गलत है। उसके बाद टू है, इसमें थ्री सी एल टू, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सी एल जो है, ऐसे है यार, ऐसे है ना, हाँ ठीक है ना, 6 है, इसमें भी 6 है। इसमें देखते हैं ए एल टू सी एल थ्री, ए एल टू उसके बाद सी एल थ्री, ये सही हो सकता है, ठीक है, ये सही है, मुझे ऐसा लगता है, ये सही लगता है मुझे। आप बताइए कमेंट में इसका क्या बैलेंस्ड है या नहीं है, ठीक है। बी बी बैलेंस्ड है, ठीक है, बी बैलेंस्ड है यहाँ पर, ये जो है बी बैलेंस्ड है, बी बैलेंस्ड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइसोटोप से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइसोटोप में क्या होता है। तो आइसोटोप में परमाणु संख्या बराबर होता है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पादप में फ्लोएम और जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर की ओर, इससे क्वेश्चन कई सारे बने हैं। पादप में जाइलम का मुख्य काम जड़ों से पौधों से अन्य हिस्सों तक पानी का खनिज लवण परिवहन करना, जबकि फ्लोएम का कार्य होता है, प्राथमिक कार्य क्या होता है, पत्तियों में भोजन और शर्करा को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना। फ्लोरीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो मुझे लगता है कि इसका C14 इसका राइट आंसर रहेगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्या राइट आंसर मैंने बताया या नहीं, ठीक है, सर्च करके बताइएगा गूगल पर। उसके बाद फ्लोरीन कार्बन एक एलोट्रोप है, जिसका सबसे प्रसिद्ध रूप बकमीन स्टफुलेरिन है, ठीक है, नाम भी नहीं पढ़ने आ रहा है मेरे को, तो ठीक है, ये इसका जो प्रसिद्ध रूप है जिसका रासायनिक सूत्र है C60, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। मैंने C40 बताया था, वो गलत बताया था, ठीक है, इसका C60 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी संरचना फुटबॉल जैसा होता है, जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं, जिसमें 20 षटभुज और 12 जो है संटभुज होता है, पंचभुज होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है H प्लस आयन की सांद्रता का किसी विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि H प्लस आयन सांद्रता बढ़ती है तो विलयन में अम्लीयता के मान भी बढ़ती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से लेंस के बारे में कौन सा कथन सही है। अवतल लेंस में एक ही वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है, बी में दिया गया है किसी गोलीय लेंस में दो वक्रता त्रिज्याएं होती है, सी में दिया गया है वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के बीच को अनुपाती होती है, और डी में दिया गया सभी लेंस फोकल लंबाई के समान होती है। इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन था एल्डिहाइड में कौन सा क्रियात्मक समूह है, जहां पर आपको इस तरीके से जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए एल्डिहाइड समूह में जो है CHO ये क्रियात्मक समूह है, इसे हम फॉर्मिक ग्रुप भी कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ स्थित होता है, तो आप लोग याद रखिएगा न्यूरॉन में जो केंद्रक स्थित होता है वो न्यूरॉन की कोशिका देह में ही केंद्रित स्थित होता है। कोशिका देह न्यूरॉन के सभी चप्पा जो चयापचय कार्यों को नियंत्रित करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था ताप बढ़ाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या घनत्व बढ़ता है या फिर घटता है। घनत्व परिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब किसी पदार्थ की ताप बढ़ाया जाता है उसके कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसमें एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इससे पदार्थ की आयतन बढ़ता है और जबकि द्रव्यमान वहीं रहता है। घनत्व का सूत्र अगर पूछ दे तो डेंसिटी बराबर m/v होता है, ये आपको याद रखना है। आयतन बढ़ने पर घनत्व घट जाएगा, ये राइट इसका आंसर हो जाएगा। अतः ताप बढ़ाने पर सामान्यतः घनत्व जो है कम हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा था जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अवक्षेपण कौन सा होता है, जहाँ पर इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड यानी Kl को मिलाया जाता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा लेड आयोडाइड जल में अघुलनशील होता है, ये मैं 2 बार बता चुका हूँ, पीछे भी बताया हुआ था मैं। और इसमें चमकीले पीले रंग का अवक्षेपण होता है, तो चमकीले पीले रंग का अवक्षेपण होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। पोटेशियम नाइट्रेट जल घुलनशील होता है, जल में क्या होता है घुलनशील होता है और इसलिए वह अवक्षेपण के रूप में नहीं दिखाई देता है, इसलिए बनने वाला अवक्षेपण
पीले रंग का लेड आयोडाइड होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाए पीले रंग का लेड आयोडाइड। कहाँ है पीले रंग का लेड आयोडाइड? ऑप्शन नंबर डी में ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, डीएनए मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? तो डीएनए जो है मुख्य रूप से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इसके अलावा डीएनए का फुल फॉर्म पूछे तो आप लोग याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, डीएनए का निर्माण न्यूक्लियोटाइड नामक इकाई से होता है। ठीक है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 भागों से मिलकर बना होता है और ये आपको याद रखना है कौन कौन से वो भाग हैं। डीऑक्सी राइबो शर्करा, उसके बाद फास्फोरस समूह, उसके बाद नाइट्रोजन युक्त क्षार, ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन? ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किसी वस्तु को विराम अवस्था में मिलाने के लिए किसके बराबर बल या प्रभाव लाना पड़ेगा? ठीक है, किसी वस्तु को विराम अवस्था में लाने पर किसके बराबर बल या प्रभाव लाना पड़ेगा? जहां आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्या गति हो जाएगा, स्थिर जड़, संवेग, द्रव्यमान, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, किसी वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए लगाया गया प्रभाव उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होना चाहिए। संवेग के परिवर्तन के बराबर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए इससे क्वेश्चन मैंने कर लिया है पीछे की ओर। ठीक है, में किसका निर्माण होता है? ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER भी कहते हैं इसको, की सतह पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए यह प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। SER के मुख्य कार्य हैं लिपिड यानी वसा और स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण, कोशिका में डिटॉक्सिफिकेशन, मांसपेशिया कोशिकाओं में कैल्शियम आयनों के संचय में, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम लगे होते हैं और वही का निर्माण होता है। ठीक है, अतः ऑप्शन नंबर लिपिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लावन बल उत्प्लावन बल है। ठीक है, ये उत्प्लावन बल की प्लावन बल है। प्लावन बल निम्नलिखित किस पर नहीं करता है? प्लावन बल किस पर निर्भर नहीं करता है? बाहर निकले या विस्थापित द्रव के आयतन पर, द्रव का घनत्व पर, गुरुत्वीय आकर्षण पर, वस्तु के घनत्व पर। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार प्लावन बल विस्थापित द्रव भार के अर्थात बराबर होता है। ठीक है, विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यानी उत्प्लावन बल की बात करें तो फॉर्मूला निकल कर आता है P गुना V गुना G। ठीक है, P द्रव का घनत्व है, V विस्थापन द्रव का आयतन है और G क्या है? गुरुत्वाकर्षण द्रव है। इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि प्लावन बल द्रव के घनत्व, विस्थापन, आयतन और निर्भर किस पर निर्भर करता है? एक सेकेंड, गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, लेकिन वस्तु मैटर के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। ये आपको याद रखना है, इसलिए उत्तर इसका वस्तु के घनत्व पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था धातुओं के गुणधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धातुएं गुणधर्म के बारे में कौन सा सही है? धातु उष्मा विद्युत का सुचालक होता है, धातु ये भंगुर होती है, धातु ये अम्लों से अभिके। तो देखिए, धातु से पूछा है ना, तो धातु और अधातु में क्या अंतर है, सिर्फ इतना कर लीजिएगा तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च मारिए कि धातु और धातु में क्या अंतर है। तो मैं बता दूं आप सबको कि धातु के गुणधर्म में सबसे सही कथन यह है कि वे विद्युत और उष्मा के अच्छी सुचालक होती है। धातुएं कठोर, आघातवर्धक एवं तन्य होती है, ध्वनिक भी होती है। ये सारे इसके पॉइंट हो जाएंगे जो याद करने योग्य है आपके। पुरुष नसबंदी, ठीक है, पुरुष नसबंदी से मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं भी आपको ऊपर की ओर करवाया हूँ। इससे देखिए फैक्ट्स, ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम लोग दे रहे हैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जहाँ आपका ऑप्शन दिया गया था वृष्ण, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्राशय। तो मैं आपको बता दूं, देखिए डिटेल में समझिए इसको। वैक्सोटोमी एक अस्थायी पुरुष गर्भ निरोधक विधि है। ठीक है, क्या है? वैक्सोटोमी एक अस्थायी पुरुष गर्भ निरोधक विधि है। शुक्रवाहिनी को काटकर या बांध कर बंद कर दिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? वैक्सोटोमी, ऑप्शन नंबर जिसमें है वो सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिनी। ठीक है, शुक्रवाहिनी वैक्सोटोमी प्रक्रिया द्वारा नसबंदी किया जाता है पुरुषों में। ये आपको पॉइंट ध्यान देने होंगे। सॉरी, इसको हटाओ। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान देने होंगे। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था
फसलों में कीटनाशकों को जैविक तरीकों से समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि परजीवी कीटों का उपयोग करें, जैव कीट नियंत्रण का प्रयोग करें, ये सब जो है जैविक तरीकों से फसलों में कीटनाशक खत्म करने के लिए प्राकृतिक सूत्रों जैसे कि लेडीगम्स, परजीवी तत्व या जैविक उत्पादों जैसे नीम का तेल और सूक्ष्मजीवी पर आधारित जैव कीटनाशक और फसल विविधीकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको साइंस से पूछे जा रहे हैं और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग बस अंत तक बने रहिएगा वीडियो को। एड्रिनल ग्रंथि के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। तो आप लोग को इस तरह से ऑप्शन दिया जाएगा। ब्लड की गति के तेज करता है, एबॉर्शन में काम आता है, डक्ट में मजबूत प्रदान करता है, पाचन एंजाइम बनाता है। तो देखिए इसका कार्य क्या है। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनली हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन हृदय की गति को रक्त प्रवाह बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ब्लड की गति को तेज करता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा यौगिक है, यौगिक की बात करें जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए एथेनॉल जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो एथेनॉल जिसका फार्मूला होता है C2H2OH, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। यह एक जो है ज्वलनशील कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, समांगी विलयन की मुख्य विशेषता क्या है। समांगी विलयन का मुख्य विशेषता क्या है। क्या इसमें घटक स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं, इसमें संगठन सर्वत्र समान होते हैं, यह हमेशा ठोस अवस्था में होता है, इसमें छानने से घटक अलग किए जा सकते हैं। क्या गलत है या क्या सही है, क्या पूछ रहा है, विशेषता क्या है। इसमें घटक स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होता है। इसका संगठन सर्वत्र समान होता है, हाँ ये हो सकता है। क्या ये हमेशा ठोस अवस्था में, जरूरी तो नहीं। इसे छानने से घटक अलग किया जा सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर मुझे लगता है 20 का सही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या सही होता है। समांगी विलयन वह होता है जिसमें विलय और विलायक या इंसॉल्वेंट पूरी तरह समान रूप से मिले हो, जिसमें पूरे विलायन एक साथ दिखाई दे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, जो कि एक समान दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें किसी भाग से नमूने लेने पर संगठन समान रहता है। उदाहरण के लिए नमक प्लस पानी, शक्कर प्लस पानी, ठीक है, वायु, ये सब क्या है, ये समांगी मिश्रण है। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा था अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। अवतल लेंस दर्पण नहीं, लेंस पूछ रहा है। वास्तविक होता है, ठीक है, उल्टा होता है, आभासी होता है, बड़ा होता है, आभासी, सीधा और छोटा होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वास्तविक और सीधा होता है। तो देखिए अवतल लेंस द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा और छोटा होता है। वही दर्पण पूछता तो उल्टा, वास्तविक और क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। ठीक है, ये इसका फैक्ट्स है। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का गुण नहीं है। कार्बन के मुख्य गुणधर्म दो प्रकार के होते हैं, या पहले आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, चार बंधन क्षमता, पहला चार बंधन क्षमता जिसे ट्रैवलेंसी भी कहा जाता है। कार्बन के बाहरी छल्ले 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होता है, 4 बाहरी इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें यह 4 अन्य परमाणुओं के साथ संयोजकता या कोवैलेंट जिसे हम कहते हैं बॉन्ड बना सकता है। यह गुण कार्बन को भी यौगिक बनाने के सक्षम बनाता है। उसके बाद दूसरा होता है श्रृंखला बनाने का क्षमता। ठीक है, कार्बन परमाणु अपने ही प्रकार के अन्य परमाणुओं के साथ लंबी साखित या चक्रीय श्रृंखला बना सकते हैं। इसमें जटिल और विद्युत संरचनाएं बनती है। इसके अलावा कार्बन के गुणों में शामिल है अलग अलग प्रकार के बंध बनाना, अपने साथ अन्य तत्वों के साथ कई प्रकार के यौगिक बनाना, भीतर के अपेक्षाकृत मध्यम विद्युत ऋणात्मक बनाना, ये सब सारे शामिल है। तो दोस्तों जितने भी साइंस के क्वेश्चन 27 नवंबर से 3 तारीख तक पूछे गए हैं वो समाप्त हो चुका है। और अब हम लोग करंट का जो है पढ़ाने वाले हैं आपके सामने। करंट भी छोड़ दिया गया, मुझे लगता है कि 27-28 के करंट छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो वो लोग आप लोग इसी वीडियो से लिंक डाल दिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जीके और जीएस से जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैथ से लाएंगे। तो पूरा आप लोग एनालिसिस कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दुलार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद साथियों।